वेलकम टू यू। आप सबका एक बार स्वागत है दोस्तों। आपका नया वीडियो जो कि बायोलॉजी का है और जितने हमारे विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन जस्ट आ गया और अभी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे सारे विद्यार्थी जुड़ जाएं, जितने विद्यार्थी जो हैं कि वीक हैं क्योंकि हमारा जो पीडीएफ है और हमारा जो कंटेंट है दोस्तों, एक नंबर का विश्वसनीय कंटेंट है। और मैं एक एक पॉइंट को हमारी टीम ने बहुत बेहतरीन ढंग से इसको तैयार किया है दोस्तों, कंडक्ट किया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और हमारे जितने कैंडिडेट हैं, आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी करें या आप एनटीपीसी की कर रहे हैं, एलपी की कर रहे हैं, तो अब आपका भर्ती परीक्षा को हम देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम आपके इस सारे टॉपिक को कैसे कवर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं, आप सबका एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आपका बायोलॉजी में क्या है भैया कि बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल। मेरे भाई, सेल का बहुत बड़ा रोल है। सेल का चैप्टर जो है, इससे लगभग आपके 2 प्रश्न बनते हैं। आप चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, और बहुत टफ प्रश्न नहीं बनेंगे। जैसा समझाया जाएगा बस ध्यान से सुनिएगा। इसका पीडीएफ आपको दोस्तों कुछ दिनों के बाद जस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे एसएससी योद्धा, तो वहाँ से आप लोग जाकर इसका पीडीएफ उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं। बायोलॉजी में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल। सेल क्या है मेरे भाई? सेल को कोशिका कहा जाता है हिंदी में। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। मेरी बातों को केवल सुनिएगा, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। सन 1665 ईस्वी की बात है दोस्तों। क्या हुआ था कि एक रॉबर्ट हुक के नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक कॉर्क नामक एक जीव था, जिसको कॉर्क नामक एक लकड़ी था दोस्तों, जीव नहीं था, सॉरी, कॉर्क नामक एक लकड़ी था। उसको जब उन्होंने काटा और काट कर उसमें जब देखा गया दोस्तों, तो क्या हुआ उसमें देखा गया तो उसमें कई क्या पाया गया दोस्तों? क्रोमोजोम। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब देखा गया तो इसमें कई चैम्बर दिखाई दिए गए, और इसी चैम्बर को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया? इसी चैम्बर को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दे दिया। मेरे भाई सुनिएगा, और कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। यहाँ पर आपको सब कवर कराया जाएगा, आपको परेशान और भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। विथ इम्प्रूव एंड विथ चैलेंज के साथ बता रहा हूँ आपको। सब कुछ इस चैनल के माध्यम से पूरा जीके पोर्शन मिलेगा, और रीजनिंग का भी यहाँ से आपको एफर्ट लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। हाँ, आप अगर कहीं और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बट मेरा उद्देश्य यही है कि आप हमारी वीडियो को पढ़कर उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा। आपको कहीं भी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। पहली चीज मैंने बताया कि जो सेल होता है, जिसको रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, जो 1665 ईस्वी में एक कॉर्क नामक क्या था भैया, कॉर्क को काटकर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उसमें कई प्रकार के चैम्बर दिखाई दिए भैया, कई प्रकार के चैम्बर दिखाई दिए गए। इसी को रॉबर्ट हुक ने क्या कर दिया? इसी को इन्होंने कोशिका नाम दे दिया। आपसे प्रश्न बनेगा कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? तो कोशिका के किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज किया था। यहाँ पर लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में, नहीं आपको कुल सुनना है। मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज किया था। यहाँ तक चीज़ें आपको कन्फर्म होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, नोट्स के माध्यम से आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हल्के से समझाते हुए चलेंगे। जीवन के निर्माण खंड होता है, जीवन की मौलिक इकाई इसे ही कहा जाता है। और जीवन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक पहली बार खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने क्या किया था भैया कि कॉर्क में देखा था। कॉर्क मतलब एक पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। मैंने बताया कि जो लकड़ी होती है, इसी लकड़ी को उन्होंने काटा था, जो कि निर्जीव है। यानी कि जो लकड़ी होगी भैया, लकड़ी कैसी थी? तो लकड़ी निर्जीव थी। तो उसी लकड़ी को जब काटा तो उसमें कई प्रकार के चैम्बर दिखाई दिए गए। इसी चैम्बर को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? इसी चैम्बर को उन्होंने कह दिया कि ये एक कोशिका है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने मेरे भाई किया था। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और हम लोग थोड़ा सा इधर देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन, आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जो कोशिका का अध्ययन नहीं होता, कहा नहीं जाता कि आप किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, तो बताते हैं ए। तो आप जैसे कहना चाहता कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी मतलब उसका अध्ययन हुआ। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रेलवे। इसी प्रकार से कोशिका का जो अध्ययन है, इसे साइटोलॉजी कहा जाता है।
ध्यान से सुनते चलिए, आपका सब कवर हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका खुद रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने एक छाल में से क्या किया था, उसको काटा था, तो उसमें कई प्रकार के चैम्बर दिखाई दिए गए थे। इसी चैम्बर को इन्होंने कोशिका नाम दे दिया। और दोस्तों, इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज किया सन 1665 ईस्वी में। यहाँ तक की चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है और हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। कोशिका का नाम लैटिन शब्द से लिया गया है। जो कोशिका का नाम है ये कैसे लिया गया है, तो लैटिन शब्द से लिया गया है। और कोशिका की खोज कुछ अन्य लोग, खोज कुछ अन्य लोग, ठीक है भैया। यहाँ पर देखिए, ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में पानी में क्या किया था भैया, पानी में जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। ल्यूवेनहॉक ने यहाँ पर सुनिएगा, ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इनका पूरा नाम जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ फैक्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ फैक्ट्रोलॉजी कहा जाता है। लीवेनहॉक को इन्होंने 1674 ईस्वी में किया था। और मैं आपको बता दूं कि पानी में जीवंत कोशिका की खोज इन्होंने किया था। रॉबर्ट ब्राउन याद रखिएगा, पूछ लेता है कि उस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इस चीज़ों की हम लोग चर्चा आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज किया था। और पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे जो 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्मा नामकरण किया था। प्रोटोप्लाज्मा का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। तो हम लोग चलते हैं मेरे भाई आगे। आपका आगे है कोशिका सिद्धांत। हम लोग बात करेंगे दोस्तों कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि दो जर्मन वैज्ञानिक थे, स्लाइड एवं सॉन नामक दो वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने, स्लाइड एवं सॉन ने भैया, सॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया। अपनी कॉपी में नोट करिएगा, कोशिका सिद्धांत स्लाइड ओम सॉन ने दिया था। तो मैं आपको बता दूं ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। और मैं आपको बता दूं कि जो स्वान थे ये प्राणी शास्त्री थे। स्वान जो थे ये प्राणी शास्त्री थे मेरे भाई। और जो स्लाइड थे ये वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत को कुछ इस प्रकार से बताया है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, सुनिएगा। कि इन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न नहीं करती। इस तीसरे नंबर के टॉपिक को याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न नहीं करते। ठीक है, संपन्न करते हैं, मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। सभी मिलकर ही तो कार्य को संपन्न करते हैं। और चौथा है, इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। जो स्लाइड एवं सॉन थे, इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। इन्होंने इन चीज़ों को बताया। तो यहाँ पर नोट्स के माध्यम से कुछ चीज़ें हैं, इनको जानिए। जो ज़रूरत है, आपको कितना चाहिए कितना नहीं, हमने उसी के हिसाब से चीज़ें आपको लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। कि कोशिका सिद्धांत सभी पौधों और जानवर कोशिका से बने हैं। कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया कि जो सभी पौधे हैं और सभी जानवर हैं ये क्या है, कोशिका से बने हैं। स्लाइड एवं सॉन ने बताया। इन्होंने कहा कि जीवन की ये मूल इकाई है। क्या, जीवन की एक मूल इकाई। इन्होंने भी कोशिका को क्या कहा कि जीवन की एक मूल इकाई है। और स्लाइड एवं सॉन ने 1838 द्वारा दिया गया था। और बिरचो ने, किसने भैया, बिरचो ने और कोशिका पर काम किया। हम लोग चलते हैं आगे पढ़ते हैं दोस्तों। और कोशिका के हम लोग भाग पढ़ेंगे। कोशिका के भाग हम लोग बात करेंगे। कोशिका के भाग की सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली, या इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में आ जाए प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, धीरे धीरे चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे, आप धीरे से चलेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, इसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है दोस्तों, यह पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यानी कि मेरे भाई ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका ये दोनों में पाया जाता है। और जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शी अर्थपारगम झिल्ली से घिरी होती हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कितने कम में हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, इसकी विशेषता हम लोग पहले बताएंगे। ये क्या होता है दोस्तों, ये पतला और लोचदार, ये लचीला होता है। ये पतला, लोचदार, लचीला होता है। ये
जीविका, यानी कि ये जो झिल्ली होती है ये जीवित होती है, ये निर्जीव नहीं होती। याद रखिए, जो कोशिका झिल्ली है ये निर्जीव नहीं होती है, जीवित होती है, पतली झिल्ली होती है। ठीक है। और ये सबसे बाहरी आवरण, ये सबसे बाहरी आवरण बॉडी गार्ड। दोस्तों क्या होता है कि सबसे बाहरी आवरण होती है कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका के अंदर के जो पार्ट होते हैं उसको ये ढकती है। यानी कि कोशिका के जो सबसे बाहरी चीज़ें होती है इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये सबसे बाहरी आवरण होता है। मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि ये सबसे बाहरी आवरण होता है और सेल की सामग्री को धारण करता है। सेल की सामग्री को ये धारण करता है। क्या करता है? ये सेल की सामग्री का मतलब जो सेल होते हैं, सेल का जो अंदर का जो पार्ट होता है इसी झिल्ली से ढका होता है। इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे सामग्री का धारण करता है और एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यह कुछ पदार्थों के संचलन को सुगम बनाता है क्योंकि यह चयनात्मक रूप से पारगम्य होता है। पारगम्य का मतलब समझिए, अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है भैया? एक मान लीजिए आप जो होता नहीं है, आप लोग जो आटा चलनी जो होता है, चलनी, तो इसी प्रकार से झिल्ली होती है। बाहर का कुछ अच्छे चीज जैसे चले जाते हैं तो ये इसको कंडक्ट मतलब खींच लेता है। कौन झिल्ली? कोशिका झिल्ली। तो ये अर्ध पारगम्य होती है। और दोस्तों ये कार्बनिक अणुओं यानी कि ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये किससे बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ये लचीलापन कोशिका को अंदर लेने में सक्षम बनाता है। लचीलापन कोशिका को अंदर लेने में सक्षम बनाता है और ये बाहरी वातावरण से भोजन, अन्य सामग्री, मैं आपको बता दूं कि ये बचाता है दोस्तों, बाहर की गंदगियों से ये बचाता है। ठीक है, हम लोग कोशिका झिल्ली की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कोशिका झिल्ली में परिवहन। हम बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली में परिवहन। विसरण क्या है कोशिका झिल्ली में परिवहन? तो उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र से निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की एक सहज गति ही विसरण कहती है। फिर सुनिए, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र से निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की एक सहज गति ही विसरण कहलाती है। जैसे गैस, उसके बाद क्या है भैया? गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। यहाँ पर फिर से समझिए, विसरण का मतलब होता है उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र से निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की एक सहज गति, जिससे गैस से द्रव, द्रव से ठोस। छोटे आकार के पदार्थ द्वारा, उदाहरण दोस्तों आयन अणु, CO2 और ऑक्सीजन। छोटे आकार के पदार्थ द्वारा आयन अणु और CO2 ऑक्सीजन। आयन अणु मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सेलुलर गतिविधियों के कारण CO2 का उत्पादन होता है। जो आपसे पूछा जाएगा कि CO2 का उत्पादन होता है कैसे इसमें, तो याद रखिएगा सेलुलर गतिविधियों के कारण CO2 का उत्पादन होता है। अगला है कि कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता और ज़्यादा होती है भैया किसके अपेक्षा? CO2 की सांद्रता के बाहरी आवरण में। ठीक है, CO2 विसरण के माध्यम से कोशिका के बाहर निकलती है। हम बात करेंगे परासरण की। परासरण क्या है? यह है उच्च से निम्न अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। यहाँ पर देखिएगा विलयन कैसे होता है दोस्तों? विलय यानी कि विलय और प्लस विलायक के माध्यम से विलयन तैयार होता है। अब मान लीजिए आपका जो पानी है, पानी, ये आपका ग्लास है, ग्लास में आपने पानी भरा, पानी में क्या हुआ कि पानी में क्या डाला? चीनी डाला, चीनी। तो यहाँ पर ये क्या होगा? पूरा विलयन बन गया है। विलय और विलायक के माध्यम से, पानी और चीनी क्या है? विलय विलायक हैं, इनके माध्यम से ही तो विलयन का निर्माण हुआ। यहाँ समझिए, विलय और विलायक के माध्यम से बनता है, दोनों को मिलाने पर बनता है। अल्प पराशरी, अति पराशरी और समपराशरी। जो अल्प पराशरी होता है ये सिकुड़ जाती है, और दोस्तों जो अति पराशरी होती है ये फूल जाती है, और जो समपराशरी है ये बराबर रहता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर संचलन। कोशिका परासरण के माध्यम से पानी को अवशोषित करती है। कोशिका जो होती है परासरण के माध्यम से ही पानी को अवशोषित करती है। किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया संतुलन अवस्था तक चलती है। किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया संतुलन अवस्था तक चलनी है। आपको केवल समझना होगा कि कोशिका जो है परासरण के माध्यम से पानी को अवशोषित करती है। आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका किसके माध्यम से पानी को अवशोषित करती है, तो याद रखिएगा ये परासरण के माध्यम से क्या करती है? परासरण के माध्यम से पानी को अवशोषित करती है।
ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने कोशिका को पढ़ा, हम लोगों ने उसके बाद कोशिका झिल्ली पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद परासरण के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के दृष्टिकोण से। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। ये केवल ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। हम जो इंसान है किस कोशिका में आते हैं, तो याद रखिएगा ये हम लोग हैं, ये जंतु कोशिकाओं में हम लोग आते हैं। और ये जो होता है कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि ये पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। कौन? कोशिका भित्ति। सुनिएगा, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, परंतु कोशिका भित्ति किसमें? केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये अजीविक है। अजीवित का मतलब ये जीवित नहीं है। कोशिका भित्ति जीवित नहीं है, कोशिका झिल्ली जीवित है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। ये स्वतंत्र रूप से पारगम्य होता है, यानी कि ये आर पार दिखाई देता है। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को ऐसे देखेंगे तो ये आर पार दिखाई देगा, परंतु कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होता है। ये क्या होता है अर्ध पारगम्य का मतलब? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो चलने वाला आटा नहीं होता, जब आटो को चाला जाता है, जब ऐसे देखा जाता है दोस्तों, जिसमें छेद टाइप का रहता है, तो इसी प्रकार से अर्ध पारगम्य को भी कहा जाता है। मतलब हल्का और सिकुड़ा हुआ रहता है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम होती है, परंतु कोशिका भित्ति ये पारगम होता है। अब सुनिएगा, कोशिका का आकार निर्धारित करता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कोशिका का आकार कौन निर्धारित करता है, तो कोशिका का जो आकार है इसे निर्धारित करता है कोशिका भित्ति निर्धारित करता है। और ये सेलुलोज से बना होता है। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। और कोशिका झिल्ली भी सेलुलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? सॉरी दोस्तों, कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? वो बना होता है लिपिड से। और किससे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और कोशिका को शक्ति प्रदान करता है कोशिका भित्ति, और ये मलिनता प्रदान करता है। मैंने क्या पढ़ा कोशिका भित्ति में? हम लोगों ने पढ़ा कि जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है, इसमें मलिनता पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति होता है ये पारगम्य होता है मेरे भाई। ये कोशिका का आकार को निर्धारण करता है। ये कोशिका बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना, कोशिका भित्ति करता है, जो कि ये निर्जीव है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सबको समझ में आ रही होंगी। कभी घबराना नहीं है, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना कि स्लो चल रहे हैं। स्लो ही चीज़ कहते हैं कि एक दौड़ हुई कछुए और किसके बीच में? खरगोश के बीच में। तो पहले तो क्या हुआ कि खरगोश ने बहुत तेजी से दौड़ा, उसके बाद गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? सो गया, सोचा हम जीत ही जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो कछुआ था उसके बाद वो स्टार्ट करता है और पूरे रेस को फाइनल करके ही वापस आता है, नहीं को जीत जाता है। तो किसी प्रकार से हम लोग स्लो चलेंगे जरूर, लेकिन याद रखना हम लोग विजयी हम लोग ही होंगे। इसका क्या कारण है? इसका ये वजह है दोस्तों कि हम लोग स्लो चलेंगे, परंतु अपने कंटेंट पर काम करते हुए और बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। और जिसका कंटेंट क्लियर होगा, जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, सिलेक्शन केवल उसी का होगा, जैसा कि आपको पता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। जितने आज तक के रेलवे के प्रश्न बने हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। बस आपको कंटिन्यू अपने इस चैनल पर सपोर्ट करना होगा बस। अब हम लोग बात करेंगे नाभिक की। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद कर रखिएगा कि नाभिक की खोज जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इसको आपसे पूछा जाएगा कि स्लाइड ऑन शॉन ने नाभिक के बारे में क्या कहा। उन्होंने क्या कहा कि सभी जीवों में क्या होता है कि नाभिक यानी कि केंद्रक, इसको हिंदी में नाभिक या केंद्रक भी कहते हैं, केंद्रक पाया जाता है। परंतु आपसे प्रश्न पूछेगा कि भैया एक चीज़ बताइए कि केंद्रक किसमें नहीं पाया जाएगा। आपसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए दोस्तों कि आप ये बताइए कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न बहुत बार रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के माध्यम से पूछा जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इसका आंसर एग्जैक्टली आपको क्या बताना होगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि केंद्रक जो है ये किसमें नहीं पाया जाता है। और कोशिका सिद्धांत यानी कि जो स्लाइड हम सौर ने दिए थे, एक प्राणी शास्त्री थे, एक वनस्पति शास्त्री थे, 1938 में बताया था। इन्होंने बताया कि ये सभी जीवों में, यानी कि चाहे वो पादप कोशिका हो, चाहे वो पादप कोशिका हो या फिर क्या हो जंतु कोशिका है, दोनों में नाभिक यानी कि केंद्रक पाया जाता है।
जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया था। तो दोस्तों आप सबको बताना चाहूँगा कि ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सर्कुलेटरी में नहीं पाया जाता। ये प्रश्न बहुत बार बना है जो कि विद्यार्थियों ने गलत कर बैठे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो ये होता है, क्या होता है भैया, जो केंद्रक होता है, ये किस में नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। नाभिक जो होता है ये सेलुलर घटक होता है, बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, आकार में बड़ा होता है, कोशिका के मध्य में स्थित होता है, याद रखिएगा, आकार में बड़ा होता है। इसे ही कोशिका का ब्रेन यानी कि कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ये सबसे बड़ी कोशिका संरचनात्मक इकाई है। अब आपसे एक चीज़ बता दूं यहीं पर कि आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। और इसका माप कैसे किया जाता है, तो माइक्रोमीटर के माध्यम से किया जाता है। 0 से 1 माइक्रोमीटर किसका होता है दोस्तों, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, जो माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। और नाभिक के घटक की बात करेंगे, ये केंद्रक आवरण और केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक आवरण 2 परमाणु झिल्लियों से बना होता है, केंद्रक को कवर करता है। और केंद्रक आवरण का मतलब केंद्रक को कवर करने वाला, यानी कि केंद्रक को ढाकने वाला। अब केंद्रक को ढाकने वाला कह सकते हैं केंद्रक आवरण। ये 2 परमाणु झिल्लियों से बना होता है, केंद्रक को कवर करता है, केंद्रक और साइटोप्लाज्मा को अलग करता है। छिद्र मौजूद होते हैं जिन्हें परमाणु छिद्र कहा जाता है, परमाणु छिद्र कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा साइक्लोप्लाज्मा के बीच सामग्री के स्थानांतरण की अनुमति देता है। केंद्रक द्रव्य तरल जर्मनी पदार्थ केंद्रक द्वारा कवर किया जाता है, केंद्रक द्रव्य जो होता है केंद्रक द्वारा क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। केंद्रक द्रव्य भैया, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियस और क्या होता है, 2 प्रकार से, कैम्ब्रोटीन सामग्री। केंद्रक द्रव्य जो होता है ये न्यूक्लियस और कैम्ब्रोटीन सामग्री, इन चीज़ों की चर्चा हम कल करेंगे। उम्मीद करते हैं ये देखिए आपका पूरा वीडियो तैयार है। तो हम लोग कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज हम लोग इतना ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एक दिन समाप्त कर लेंगे बड़े आसानी से 2 महीने में। और उसके बाद हम लोग MCQ, आप लोग टेंशन ही मत लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको डेली क्लास मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।